तो प्रमेह एक निदान में है और एक चिकित्सा में। लेकिन इससे पहले प्रमेह कैसे हुआ, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन कैसे हुआ, जो डिजीज़ का हर एक साइंस में है, मॉडर्न में भी है और हमारे यहाँ भी है, कि वो डिजीज़ फर्स्ट डॉक्यूमेंट कब हुई, पहली बार इंस्टांस कब हुआ कि प्रमेह हुआ, और वो कैसे हुआ था। ये कहाँ लिखा है? नहीं, ये कहाँ लिखा है कि डिजीज जो है ये अपस्मार के निदान में लिखा हुआ है। निदान स्थान में है जो अपस्मार का निदान है, मतलब एक निदान का कंक्लूडिंग चैप्टर है, 8th चैप्टर, वो निदान में कंक्लूडिंग चैप्टर है। और उसमें क्या है कि जो कुछ नहीं बताया गया है अपेंडिक्स में, वो बता दिया उन्होंने। ये पेज नंबर 227 कि कैसे कैसे रोग हुए। तस्मिन् ही दक्षाध्वर ध्वंसे देही नाम नाना दिक्षु, ये ज्वर हुआ, फिर गुल्म हुआ, फिर हविष प्रासाद प्रमेह कुष्ठानाम। प्रमेह हविष प्रास से हुआ है ना, हविष प्रास। और कुष्ठ और प्रमेह दोनों एक ही तरह के, एक ही कारण से हुए। क्यों हुए और कुष्ठ और प्रमेह में रिलेशन क्या है? और कुष्ठ और प्रमेह का चैप्टर इसमें भी एक साथ है और सुश्रुत में भी एक साथ है और भागवत में भी एक साथ है। मतलब कुष्ठ और प्रमेह दोनों साथ साथ हैं, और उसमें भी 9th और 10th चिकित्सा में कुष्ठ और प्रमेह एक साथ है। भागवत में भी ऐसा ही क्यों है कि शरीर में एक चीज़ है रस, जो त्वचा में रहता है, और एक चीज़ है क्लेद। तो रस की दृष्टि से कुष्ठ होते हैं जो त्वचा में रहता है, लेकिन वो त्वचा से पहुंचता है उससे पहले भी तो कोई रास्ता है। वो आमाशय से त्वचा तक पहुंचता है, आहार रस से रस धातु बनता है, फिर रस व स्रोतस में होता हुआ वो त्वचा में स्थान करता है। तो उसके बीच का एक रास्ता भी तो है ना। वो बीच में एक स्टेज ऐसी आती है जब वो क्लेद होता है। तो अगर अन्न का पचन सही ढंग से नहीं होता है तो आम बनता है, उदक का पचन सही ढंग से नहीं होता है तो क्लेद बनता है। तो ये दोनों बीमारियां जो है वो क्लेद की बीमारियां हैं। और ये क्लेद कैसे उत्पन्न हुआ कि हमने क्लेद ही खाया था सबसे पहले, हविष प्रासाद। हविष प्रासाद का मतलब अब उस समय का स्टाइल है ये, अब इसको डिकोड करेंगे हम। तो हविष प्रासाद का मतलब यज्ञ में जो आहुतियाँ डालती जाती है ना, वो भयंकर अग्नि होती है उसमें, और उसमें मांस भी है, उसमें धान्य भी है, उसमें तिल भी है, उसमें घी भी है, उसमें चीनी भी है, उसमें खीर भी है, उसमें नारियल भी है ना। बहुत सारी चीज़ें उसमें यज्ञ में आहुति में पड़ती हैं। और एक ऐसा समय आया कि जब वहाँ पर खड़े खड़े लोगों को जब यज्ञ विध्वंस हो गया तो उनके और तो किसी को कुछ हाथ आया नहीं, है ना। यज्ञ विध्वंस के बाद में जो यज्ञ में हविष जो पड़ा था, आहुतियाँ पड़ी थी, वो कच्ची थी, पक्की थी, जल गई थी, वो सब उठा उठा करके खा लिया लोगों ने, है ना। तो उससे कुष्ठ और प्रमेह का पैदा हुआ। ज्वर की भी एक स्टोरी है तो प्रमेह की भी वही स्टोरी है, उसी से पैदा हुआ। अब वो आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, ये तो आज तो यज्ञ का नहीं खाते हैं ना कोई भी, तो आज क्या है, वही चीज़ जो आप जोमेटो से स्विगी से मंगवाते हैं ना, होटलों पे भी जाते हैं ना, मंगवाते हैं ना, रात को 3 बजे भी मंगवाते हैं ना, उससे तो आ जाता है बेचारा 10 मिनट में, है ना, मंगवाते हैं ना। और 10 मिनट में आना उसका एक है, 10 मिनट में आ जाए, नहीं तो आप पैसा नहीं दोगे, काट लोगे उसका पैसा। आप बताइए कोई खाना ऐसा है जो 10 मिनट में बन सकता है? 10 मिनट में उसका आने जाने का शामिल है, इसका मतलब वो बना हुआ है। और आप तो लाखों करोड़ों लोग हैं और आपकी चॉइस अलग अलग है, तो आप तो बड़ी नई नई चीज़ मंगवाओगे उससे, और वो सब चीज़ें 10 मिनट में ला के देगा आप। तो इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, है, वो डीप फ्रोजन है।
उनको फ्रोजन से निकाल करके डिब्बे समेत, इतना नहीं है कि उसमें निकाले और उसको गर्म करें, इतना टाइम भी नहीं है, 10 मिनट में तो आपको पहुंचाना है। वो डिब्बे ही बने पड़े हैं उस दवा भोजन के, है ना। और वो ओवन में डाले और गर्मा गर्म आपको सर्व कर दिया और आप बड़ी मज़े से खा रहे हैं। उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ धनिया पत्ती डाल दिया या मसाला डाल दिया, हो गया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हविस प्राश। और वो कैसे बना, कब बना, कितना पकाया, कैसे पकाया, कितना ठंडा किया, कब गर्म किया, कितनी टेम्परेचर पर गर्म किया, उसका कंटेनर का क्या इफेक्ट है, तो यही चीज़ें तो वहाँ ध्यान नहीं रखी गई और यही चीज़ें अब ध्यान नहीं रखी जा रही है। उसके कारण से प्रमेय हुआ और उसके कारण से ही कुष्ठ हुआ, ठीक है ना। अब देखिए जितने भी ये स्थौल्य के पेशेंट हैं ना, जो प्रमेय के पेशेंट हैं, उनके आगे जाकर के ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनकी स्किन में डिफरेंट डिसऑर्डर्स होते हैं। और चिकित्सा भी एक ही बताई है इनकी, है ना। सर्वेषु मेहेषु कफामयेषु, है ना, सर्वांग शोफेषु च दारुणेषु, सर्वेषु कुष्ठेषु च दारुणेषु, योगा निगा ईमान अग्रमतिन विद्या, सुश्रुत कहते हैं 10वें चिकित्सा स्तर में। तो कुल मिलाकर के जब चिकित्सा एक है, कारण एक है, तो चिकित्सा भी एक ही होगी। अब एक बात तो ये है कि हविस प्राश क्या होता है। पहला जो की वर्ड है वो है हविस प्राश, वो समझ गए ना आप, हविस प्राश, और वो कंटिन्यू है। चलिए वहाँ तो कोई बात नहीं, कोई जोमेटो से स्विग्गी से नहीं मंगाते हैं, लेकिन आपके घर में भी ऐसा ही होता है। आप सुबह कितने बजे स्कूल जाते थे? 6:30-7 बजे जाते थे, और किसी की मम्मी वर्किंग होगी तो वो रात को ही बेचारी बना करके रख लेती है, या फ्रिज में कुछ न कुछ बना हुआ रहता है, उसी में से कुछ न कुछ जो है वो ओवन में गर्म करके आपके साथ में दे देती है। अब आप कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो आप समझो। तो वो भी अविश्वास है, लेकिन वो थोड़ा सा और सुधरा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारी फूड हैबिट्स जो चेंज हुई है, ये चीनी तो हम बरसों से खा रहे हैं, तो डायबिटीज़ अभी बढ़ी है। ऐसा थोड़ी है कि हम शुगर नहीं खाते थे, हम तो बरसों से, हमारे माँ बाप तो हमारे हमसे ज़्यादा खाते थे, है ना। जब कोई शादी ब्याह होती थी तो केवल मिठाई भी खाते थे और कुछ खाते ही नहीं थे, लेकिन वो एनर्जी के लिए खाते थे और उसके बाद में बहुत मेहनत करते थे, है ना। थोड़ी देर बाद में फिर भूख लगती थी, फिर कोई मिठाई खाते थे, फिर मेहनत करते थे। हमने वो चीनी खाने की आदत तो बराबर बन गई और उसकी भी कई तरह की मिठाइयाँ बना ली, लेकिन मेहनत छोड़ दिया। तो प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो हमारा जेनेटिक डिस्पोजिशन था, तो इसमें दूसरा वर्ड लिखा है तथा विद शरीरे। इसमें प्रमेय के निदान में देखो कम से कम 4-5 जगह ये वर्ड आया है कि तथा विद शरीरेषु। अंडरलाइन करो इसको, तथा विद शरीरेषु। ये पेज नंबर 214 और 215, ठीक है। यहाँ लिखा है कि उपसेविनश्च तथाविध शरीरस्य एव, मतलब ये सब में नहीं होगा। जो ऑलरेडी क्या है कि इस तरह की बॉडी में उसका एक्वेंटेंस है, उनको होगा तथाविध शरीरेषु। पेज नंबर 214 और 215 पर 214 का लास्ट लाइन है ना, लेफ्ट साइड का, और 215 में भी पहले श्लोक की लास्ट लाइन है तथाविद, और दूसरी भी फिर स प्रकोपित तथाविद शरीर है। तथाविद मतलब ये एक पर्टिकुलर आदमी है, एक पर्टिकुलर पेशेंट है जिसमें क्या है कि इस तरह की एक्विडेंस ऑलरेडी है, उसमें होगा, ठीक है ना। तथाविद शरीर, ये सारे ही तो जोमेटो खा रहे हैं, सारे ही वो खा रहे हैं, सारे ही ऐसा खा रहे हैं, लेकिन सबको नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है? कि उसमें कुछ लोग जो है वो तथाविध शरीर वाले हैं, उनको होगा, ठीक है ना। अब प्रमेय में आते हैं, पेज नंबर 213 पे। अब ये प्रमेय की संप्राप्ति बता रहा है। त्रयाणाम एसाम निदानादि विशेषाणाम सन्निपाते क्षिप्रम श्लेष्मा प्रकोपम आपत्त्यते प्राग अति भूयस्त्वा, मतलब जिसमें एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जिसमें एक्सेसिव
ये जो निदान है इनके एक्सेसिव निदान की हिस्ट्री है, और ये भी भूय है, मतलब रिपीटेडली है, उनको होगा, ठीक है ना, उन लोगों को होगा प्राग अति भूयत्वात्। तो पहली बात हविष्प्रास, दूसरी बात तथाविध शरीर, और तीसरी बात प्राग अति भूयत्वात्, है ना। मतलब ये तीन चीजें हैं, इनको होगा। अब इससे होगा क्या, ये लास्ट लाइन में कहा है कि मेदक क्लेदोपहितानि, उसमें पहले लिखा है शरीर क्लेदम पुनर्दूषयन। अब ये क्लेद क्या होता है, देखिए इसमें क्या है कि आपको फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि एक होती है जठराग्नि, एक होती है धात्वग्नि, एक होती है भूताग्नि, ठीक है ना। 13 प्रकार की अग्नियां हैं ना, और आपको पता नहीं कितना पता है। जठराग्नि के बारे में तो बहुत कुछ पता होगा आपको, बहुत कुछ पढ़ते भी होंगे, है ना। ये भी पढ़ते हैं कि सब रोग जो है वो अग्निमांद्य से होते हैं, सब आम से होते हैं, लेकिन आम से होते हैं वो कोष्ठस्थ रोग होते हैं, या धातुगत सामता के कारण से होते हैं, मलगत सामता के कारण से होते हैं। ये रोग कोष्ठस्थ नहीं है। कोष्ठ का मतलब डाइजेशन के प्रोसेस से नहीं आया है, डायरेक्ट भी है। वो क्या है कि एक क्लेद नाम की चीज़ है, जैसे अग्निमांद्य, जठराग्निमांद्य से अन्न का आम बनता है, वो अन्न अपाचित रह करके आम बनता है, तो हम अन्न भी लेते हैं, उदक भी लेते हैं, और क्या लेते हैं, प्राण भी लेते हैं बाहर से। 3 स्रोतस है ना, जो बहिर्मुख स्रोतस है, क्या, अन्न, उदक और प्राण। फिर उनको क्या है कि 7 धातुओं में कन्वर्ट करते हैं। जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो धातु रूप में रहते हैं, जो कन्वर्ट नहीं होते वो मूत्र पुरी और स्वेद के रूप में बाहर निकल जाते हैं। 13 स्रोतस है ना, ठीक है ना। तो ये इनटेक करने वाले 3 स्रोतस हैं हमारे पास में, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म करने वाले 7 स्रोतस हैं, और एलिमिनेशन करने वाले 3 स्रोतस हैं। 13 स्रोतस हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो जो दूसरा चीज है वो उदक, वो आमाशय में जाएगा, उसका पचन की प्रक्रिया क्या होगी, जाएगा तो वो भी आमाशय में, लेकिन अन्न के अपाचित रहने से आम बनता है, तो उदक के अपाचित रहने से भी कुछ न कुछ बनेगा, वो है क्लेद। और उदक व स्रोतस का स्थान क्या है, है? तालु, क्लोम, तालु मूलम और क्लोमम। तालु में वो क्या है कि मैनिफेस्ट होगा, प्यास लगी है तो तालु सूख जाएगा, और उसको पचाएगा कौन, क्लोम। क्लोम का मतलब अग्न्याशय, पैंक्रियाज, ठीक है ना। तो ये बात हमसे ज़्यादा पहले मॉडर्न वालों ने देखी, उनको समझ में आ गई ये बात कि ये प्रॉब्लम जो है वो पैंक्रियाज की प्रॉब्लम है। और उनको ये भी समझ में आ गया कि ये पंचभूताग्नियों में जो आग्नेय अग्नि है, पानी को कौन बचाएगा, पानी को आग उसका कंज्यूमर है ना। तो पानी की भी एक अग्नि है, पानी की एक अग्नि है। हमने देखा है कि ये पानी पीने से इतनी देर में पचता है, ये पानी पीने से इतनी देर पचता है, ये पानी पीने से इतनी देर पचता है। ये बात भाव प्रकाश में लिखी हुई है ना। पीतम जलम पचति याम युग्मम, 6 घंटे लगते हैं पानी को पचने में भी। याम 2 युग्म, 2 मतलब 2 याम, याम का मतलब 3 घंटे, तो 6 घंटे में पानी पचता है। लेकिन अगर उसको श्रुत शीत करो, जल उबाल करके ठंडा करो, तो वो आधे समय में, मतलब 1 याम में 3 घंटे में पचता है। और उसको उबाल करके गर्म पियो तो और आधा हो जाता है टाइम, मतलब 1.5 घंटे में हो जाता है। और अगर उसको औषधि सिद्ध करो तो और आधा टाइम कम हो जाता है, मतलब 45 मिनट में बच जाता है। तो पानी में अग्नि तो है ना। लेकिन पानी की अग्नि का जो पाचन है वो कहाँ से होता है, वो क्लोम से होता है, ये बताया है इसने।
मतलब आग्नेय अग्नि क्या होती है? 5 अग्नियां है ना, भूताग्नियां। तो वो आग्नेय अग्नि का स्थान है वो क्लोम है, ठीक है ना। जो वायवीय अग्नि है उसका स्थान है ये त्वचा, है ना। आपको गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, अभी एसी चल रहा है, 26 पर चल रहा है, 25 पर हो जाएगा, 18 पर हो जाएगा, तो आपको ठंड लगने लग जाएगी। तो स्पर्श जहाँ होता है वहाँ वायवीय अग्नि होती है। शब्द जहाँ सुनता है वहाँ आकाश अग्नि होती है। रस जहाँ निवृत्त होता है वहाँ पर आप्याग्नि होती है ना। और जहाँ मल बनते हैं वहाँ पर ठोस होता है कोई चीज़, वो क्या है कि पार्थिव अग्नि होती है, ठीक है ना। तो आग्नेय अग्नि कहाँ है कि आग्नेय अग्नि जो है वो आमाशय में नहीं है, वो जाठराग्नि है का स्थान है आमाशय। तो आग्नेय अग्नि यहाँ से बनती है। और केवल जठराग्नि से पाक नहीं होता है, कुछ चीज़ें जो है वो आग्नेय अग्नि से पाक होती है। और ये चीज़ शुगर में किसी की अग्नि कम होती है क्या? डायबिटीज़ में हैं, वो तो बहुत खाते हैं, उनके तो अग्नि तो ठीक होती है। तो फिर वो शुगर ही क्यों नहीं पचता है? बाकी सब चीज़ें तो पच जाती है, क्योंकि शुगर को पचाने वाली अग्नि जो है वो आमाशय से नहीं आती है, वो अग्न्याशय से आती है, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि वहाँ पर वो प्रॉब्लम है, समझिए ना। तो उदक व स्रोतस की जो है वो एक्सेस लेने से, और पानी ये पड़ा हुआ गिलास, और आप तो साथ में बोतल रखते हैं, है ना, और हर जगह मिलता है, तो आप बोतल खरीदते हैं 20 रुपए की और पी जाते हैं घटाघट। कितना पानी ज़रूरत है, कितना आपने श्रम किया है, कितना स्वेद आया है, ये ध्यान ही नहीं रखते हैं, पानी पीते हैं। और पानी भी कैसा पीते हैं कि जो अग्निहीन है, आरओ का पानी पीते हैं, जिसमें से अग्नि तो निकाल ही ली गई है, तो वो पचेगा ही कैसे। और उसको भी चिल्ड पीते हैं, ठंडा करके पीते हैं, तो उसमें अग्नि है ही नहीं। तो ये बड़ा कारण है उसका। हविष प्राश के बाद तथापित शरीर, और उसके बाद प्रागति भूयस्त्वाद, और उसके बाद उदक क्लेद, ठीक है ना। ये भी एक कारण है इसका, और यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आचार्य प्रमेय में, ठीक है ना। अब ये जो क्लेद है इसके कारण से क्या होगा, ये एक्सेस होगा, नहीं पचेगा, तो प्रभूत मूत्रता होगी, और क्लेद के कारण से वो आविल मूत्रता होगी। पानी एक्स्ट्रा है, नहीं पचा है, तो वो क्या है, किडनी से निकलेगा, है ना, मूत्र के रूप में निकलेगा। कितना निकलेगा? किडनी की कैपेसिटी है 1500 से 2000 ml तक की डेली निकालने की, है ना। और उसको आता है पेशाब 3000 4000 लीटर, 4000 ml। वो कहाँ से आता है कि वो जो एक्स्ट्रा उदक है जो नहीं पचा है वो ही निकल रहा है ना भाई, क्या। तो इसलिए प्रभूत पहली बात। और आविल कहाँ से हुआ, वो पंकिल कैसे हुआ, वो मार्सी कैसे हो गया, कीचड़ जैसा कैसे हो, कीचड़ जैसा इसलिए हो गया कि वो क्लेद है, क्लीनता करता है, वो शरीर में क्या है कि जन्म से चिपचिपापन करता है, वो शरीर में क्या है कि किसी चीज़ को भारी बनाता है ना। और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें मिनरल्स भी है, उसमें एल्ब्यूमिन भी है, उसमें ग्लोबुलिन भी है, उसमें सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसलिए वो हावी बड़े स्टेप वाइज समझो इसको। अदरवाइज क्या है कि ये डिजीज़ बहुत इजीली ठीक होने वाली डिजीज़ है, और दुनिया भर में इसका एक हैवॉक है, बड़ा डर है लोगों को। और ये डिजीज़ जो है प्रमेहो अनुषंगिणाम, ये लिखा है कहाँ, 25वें अध्याय में, कि प्रमेय जो है वो साथ में लेकर के चलता है 1000 बीमारियों को, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि ये डिजीज़ बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, और इस चीज़ को समझने से ठीक होगा, ऐसे नहीं। ये सब आप खुद भी क्या है कि उसी लाइन पर आ गए हैं कि वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देते हैं, तो हमने भी करेला जामुन और गुड़मार और नीम और देना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ये ट्रीटमेंट का सिस्टम नहीं है,
ट्रीटमेंट का सिस्टम ये है कि उस चीज़ को समझो कि वो क्लेद क्यों बन रहा है, वो तथावित शरीर क्यों बन रहा है, वो प्रागति भूयस्तवाद क्या है, वो खाना क्या है, डाइटरी हैबिट्स क्या है उसकी, ठीक है ना। और ये सब चेक किए बिना तो आप ठीक कर ही नहीं सकते उसको कभी भी, समझ रहे ना आप। तो ये सारी चीज़ें कोई मैं अपनी तरफ से थोड़ी बता रहा हूँ, इसमें लिखी हुई है वो। एक बात और कि 10 प्रकार के प्रमेय हैं कफज। वो लिखता है कि ये श्लेष्मा के जो 10 गुण हैं उनके आधार पर श्लेष्मिक प्रमेय होगा। और यही गलती होती है कि श्लेष्मिक प्रमेय तो ट्रीटमेंट करने लायक ही चीज़ नहीं है, वो तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा, वो तो एक पूर्व रूप है उसका। लेकिन हमारी गलती क्या होती है कि ज़्यादातर पेशेंट, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अचानक जाते हैं बेचारे किसी ऑपरेशन के या किसी और इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में कि ये जांच करवा लेते हैं। आजकल फैशन हो गया ना जांच करवाने का, और जांच करवाते हैं तो उनको कहते हैं तुम्हारा 300 शुगर है, 250 शुगर है, और उसी दिन बिना सोचे समझे, है ना, एंटी डायबिटिक शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट। तो ये जो स्टेज है ये तो प्रमेय की वो स्टेज है जिसमें ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। ये तो कहता है कि ये तो अपने आप दश प्रमेय साध्या समान गुण मेधस्थानकत्वात् कफस्य प्राधानत्वात् समक्रियत्वात्, ये तो साध्य है, ये तो ठीक हो जाते हैं, बिना कुछ किए भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसी स्टेज पर ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर से बच्चों में। बच्चों में तो आप 5 चम्मच चीनी ज़्यादा खा लेंगे कभी कभी गलती से, या मिठाई ज़्यादा खा लेंगे तो दूसरे दिन प्रमेय हो जाएगा, उनको तो आ जाएगा उसमें। तो फिर उसको क्या प्रमेय हो गया। लेकिन उनको अब जुवेनाइल डायबिटीज़, अब एक नया सिस्टम बना कि ये DM1 है ना, और इसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो उस टाइम देखो तो सही, ये कफज प्रमेय भी तो हो सकता है। कफज प्रमेय में ये सब है, इसमें इक्षुमेय है, इसमें क्या है कि यूरिन में आ रहा है शुगर, हाँ, ब्लड में भी जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय, वो भी साध्य है। इस शरीर की एक तो है फिजिक्स, कोई मटेरियल है वो नहीं पचा तो उसका 3 ही रास्तों से वो निकलेगा, मूत्र, पुरीस और श्वेत से, है ना। जो अनपचा है वो रास्ता यही है ना, है। ये धातु मल हैं उनसे तो बहुत कम निकलता है ना। मूत्र पुरीस से निकलता है ज़्यादा, तो प्रधान मल है वो, तो निकल रहा है। उसने क्या है कि कोई पैथोलॉजी बना दी है क्या। तो ये तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है कफ की वो है जो, और पित्त की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसके कलर हैं। बॉडी में एक केमिस्ट्री है, एक फिजिक्स है। तो जो फिजिकल डायबिटीज़ है वो ये है, केमिकल डायबिटीज़ है वो प्रमेय, वो पित्तज प्रमेय है जिसमें कलर्स आ रहे हैं, पिगमेंट्स आ रहे हैं, कभी हरिद्र, कभी रक्त, कभी मांद्यष्ट, कभी काल, कभी नील, है ना। और ये भी साध्य है। अब ये आया तो बस भाग गए कि तो मेरे तो ब्लड आ रहा है या ये आ रहा है। बहुत सारे लोगों को हम तो मंदिष्ठा देते हैं, दूसरे दिन तीसरे दिन फोन आता है उनका, अरे मेरे तो ब्लड आने लग गया यूरिन में। अरे ब्लड नहीं आया है तो आपने मंदिष्ठा लिया है, तो मंदिष्ठा का कलर आएगा। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि आप हल्दी खा लोगे तो हल्दी का कलर आएगा, है ना। आप ग्रीन खा लोगे तो ग्रीन कलर आएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो वो कलर जो है वो पिगमेंट्स भी उसी से ही निकलेंगे। ये यूरिन हमेशा एकदम ट्रांसपेरेंट और पैसा का पैसा कलर वाला आता है क्या कभी, है। सब दिन बदलता रहता है। तो ये भी एक ये केमिस्ट्री है। अब तीसरी बात है कि बायोलॉजी, वो खतरनाक है। ये हुई फिजिक्स, ये हुई केमिस्ट्री, और ये है तीसरा बायोलॉजी। अब वो है वातिक में। उसमें क्या है कि आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है वो निकल रहा है। ये तो सब अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है, जो एक्सेस है वो निकलेंगे।
लेकिन वो तो फाइनल प्रोडक्ट है। क्या? लसिका, वसा, मज्जा और ओज। और फाइनल में भी जो लास्ट एंड फाइनल है वो भी निकल रहा है, ओज। वो बायोलॉजिकल प्रमेय है, उसकी चिंता है। और इसलिए क्या है कि हम उसको प्रमेय नहीं कह करके मधुमेह कहते हैं, है ना। तो प्रमेह अलग चीज है, मधुमेह अलग चीज है ना। जात प्रमेही मधुमेही नोवा, एक मधुमेह की संप्राप्ति लिखी है 17वें अध्याय में, 17 निदान स्थान में। वो मधुमेह है, प्रमेय नहीं है, वहाँ पर नाम ही नहीं है प्रमेय का। तो प्रमेह अलग चीज है, मधुमेह अलग चीज है। 17 निदान देखो, ये है 103 पेज पर, और लास्ट श्लोक है, गुरु स्निग्ध अम्ल लवणाति मात्रम नवन्न पानम निद्रावाश तैरावृत गतिर्वाय ओज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृत्सो मधुमेह प्रवर्तते। ये मधुमेह है, ठीक है ना। यहाँ प्रमेय का नाम ही नहीं है, ये मधुमेह है। ओज निकल रहा है सीधा इन धातु क्षय के कारणों से। अब आप टाइप सोचिए कि ये जो प्रमेय है, ये जो मधुमेह है, ये इस धातु क्षय से हुआ है। बहुत सारे पेशेंट क्या करते हैं कि जन्म से खाना पीना छोड़ देते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज भी करते हैं, और बहुत सारा स्ट्रेस भी है ना। तो अगर किसी कारण से धातु क्षय हो गया, या कोई एंटीबायोटिक्स लेते हैं, या कोई और बीमारी में क्या है कि अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, तो उससे धातु क्षय होता है, और उसके कारण से होने वाला मधुमेह है, वो प्रमेह नहीं है, ठीक है ना। और ये जो है, ये बड़ा स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है। इसको तो होने में बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो इतना टाइम लग जाता है कि पिता के था और बेटे के आएगा 40 साल में, होता है ना, जेनेटिक होता है ना ये। तो पिता के था, बच्चे के नहीं है अभी, लेकिन बच्चा जब पिता बनेगा तब आएगा। तो कितना टाइम लग गया इसको। बेटे में बाप में तो केवल फर्क कितना ही है, 20 साल का, 22 साल का भी हो सकता है, लेकिन बेटा पिता बन जाए उसमें तो 40 साल का फर्क तो होगा ही कम से कम। वो जो 40 साल का फर्क है उसमें क्या है कि ये डायबिटीज होती है, ये इतना टाइम लग जाता है जेनेटिक जो होता है उसमें। अदरवाइज आप प्राग अति भूयस्त्वाद में अति एक्सेस करो तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाओ तो हो जाता है ना। आपका शरीर पहले से तथाविध है तो हो जाता है। आपका पानी बहुत पी रहे हो, फालतू पानी पी रहे हो तो हो जाता है, वो भी ऐसा पानी पी रहे हो तो हो जाता है। तो इतने सारे कारण हैं, उन सब कारणों को देखना चाहिए। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि बायोलॉजिकली प्रमेय क्या होता है। वो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसकी कोई ख़ास बात नहीं है, वो कभी भी सुधारी जा सकती है, क्योंकि मैटर है। मैटर क्या है कि एक्सेस है तो निकलेगा, पिगमेंट है एक्सेस है तो निकलेगा, ठीक है ना। उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए कि पिगमेंट क्यों निकल रहा है, बस वो साध्य है। लेकिन ये साध्य नहीं है, ये चार जो है ये साध्य नहीं है, ये आप्य है और असाध्य भी है। क्यों? कि एक तो इतना लंबा टाइम हो गया, दूसरा क्या है कि एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट बन गया है, लिम, लसिका, वो है। वसा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है वो है। तीसरा मज्जा, बोन मेरो, ब्रेन मेरो, और चौथा ओज। ये निकल रहा है तो बड़ी दिक्कत है। अब इसमें पेज नंबर 212 पढ़ो, पहला श्लोक। ये कहता है कि रोग ऐसे नहीं होते हैं। ये खलु निदान दोष दूष्य विशेषेभ्यो विकार विघात भावा भाव प्रतिविशेषा भवन्ति। मतलब निदान दोष दूष्य ये रोग के एजेंट हैं, लेकिन शरीर जो है उसमें एक डिफेंस सिस्टम है, विकार विघात कर भाव है शरीर में, ठीक है ना। शरीर का अपना, रोज ही हम निदान सेवन करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक 1000 निदान कर देते हैं। कचौड़ी आई तो कचौड़ी खा ली, समोसा खाया वो खा लिया, मीठा आया तो छोड़ेंगे ही नहीं। चाय में भी क्या है कि डबल मीठा डाल देंगे, पानी भी ठंडा पी लेंगे, और सारे दिन उल्टा सीधा खाते ही रहेंगे। तो रोज़ तो रोग नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपका शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अभी इंटैक्ट है।
विकार विघात कर भाव, विकार रोग, विघात उसको खत्म करने वाले, उसके लिए फाइटिंग आर्मी है आपकी बॉडी में, है ना, तो रोग नहीं होंगे। तो ये यदा त्रयो निदानादि विशेषा परस्परम नानुबध्नन्ति अथवा अप्रकर्षात अबलीयांशो अथवा अनुबंधन्ति न तदा विकारा विनिवृत्ति, तब तक रोग नहीं होंगे। कि अगर डिफेंस मैकेनिज्म ठीक है तो रोग होंगे ही नहीं। रोग कब होंगे? कि जब ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं रहेगा। अब वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है ये बताने के लिए आचार्य ने बताया कि डिफेंस सिस्टम ये है कि लसिका, वसा, मज्जा और ओज, ये 4 लेफ्टिनेंट है और इनका कमांडर है ओज। ये है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। वो डिफेंस कौन करता है? शरीर थोड़ी करता है। आपने अब तक तो नाम सुना होगा ना कि लिम्फोसाइट्स जो है वो रोगों से लड़ते हैं, सुना है ना? उसमें भी टी लिम्फोसाइट्स, लार्ज लिम्फोसाइट्स, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, पढ़ा है ना आपने? वो रोगों से लड़ते हैं, आपने पढ़ा है ना? मॉडर्न वाले भी जानते हैं, आपने वो तो मॉडर्न तो पढ़ा है, आयुर्वेद तो नहीं पढ़ा है ना? तो वो लिम्फोसाइट्स कहाँ रहते हैं? वो लसिका है, लिम्फ, ठीक है ना? वो लसिका है। लसिका क्या कहाँ रहता है? लसिका एक सप्लीमेंट्री सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस बॉडी में जहाँ से कोई आहार रस चलता है वहीं से निदान आता है। निदान क्या है? आहार संभवम वस्तु रोगाश्च आहार संभवा, कि ये जो फूड है ये आपके शरीर को भी बनाएगा और ये रोग को भी बनाएगा। तो जैसे ही फूड एंटर हुआ वैसे ही लसिका जो है वो एक्टिव हो जाता है। क्यों? कि वो साथ साथ चलता है। अब कोई वीआईपी चलता है ना तो उसके साथ साथ एक पायलट गाड़ी चलती है ना, है? एम्बुलेंस भी चलती है उसके साथ में, चलती है ना? और फायर ब्रिगेड भी चलती है उसके साथ, पुलिस की गाड़ी भी चलती है ना? चलती है ना? तो आप शरीर के अपने वीआईपी आप खुद है। जैसे ही उस शरीर में कोई आहार गया वैसे ही लिम्फेटिक चैनल जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो उसके साथ साथ चलती है। किसके साथ? जहाँ आहार रस जाता है वहाँ वो जाता है। और वो क्या करता है कि उसको किसी भी ढंग से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि उसमें निदान है आहार में, है ना? उसको कहीं भी खतरा हो सकता है। इसलिए क्या है कि वो जो पुलिस है, वो जो फायर ब्रिगेड है, वो जो एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस है एक तरह से, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो वो एम्बुलेटरी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, एम्बुलेंस किसको कहते हैं? एम्बुलेटरी किसको कहते हैं? एम्बुलेशन, एम्बुलेंस नाम कैसे पड़ा? एम्बुलेंस क्या है कि एक सप्लीमेंट्री सर्कुलेटरी सिस्टम को ही एम्बुलेंस कहते हैं। आप सड़क पर चलते हैं, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ स्पीड इतनी रखिए, उससे पहले बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है, उससे पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है, उससे पहले एक बोर्ड आता है कि यहाँ स्कूल है हॉर्न मत बजाइए, इससे पहले एक बोर्ड आता है कि यहाँ एक कर्व है, बाईं तरफ मुड़ेगा, दाईं तरफ मुड़ेगा, है ना? उसके बाद में एक बोर्ड आता है कि यहाँ पर ढलान है, यहाँ पर ऊंचाई है, यहाँ पर स्पीड इतना रखिए, होता है ना? तो ये क्या है कि ये जो रास्ता है ये पूरी की पूरी ये शरीर जो है वो सिटी की तरीके से चल रहा है। नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा, है ना? ये पूरा शरीर का सिस्टम जो है वो सिटी मैनेजमेंट जो ट्रैफिक का है वैसा चलता है। ये लिखा है 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय 5वें में, मात्रा स्थिति में। नगरी नगरस्येव रथस्येव यथा। बुद्धिमान आदमी को रोज नगर का मैनेजमेंट होता है। तो ऐसे ही ये मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर पानी का सिस्टम है सप्लाई का तो सीवेज का भी सिस्टम है। पानी का सिस्टम है, सीवेज का सिस्टम है तो गैस का भी एक सिस्टम है, और उसका सिस्टम है तो टेलीफोन का भी है,
वायरलेस का भी है, ये जो इंटरनेट का भी है, सब सिस्टम है ना। ये जितने इंफॉर्मेशन के सिस्टम है, वो इंफॉर्मेशन वो टी लिम्फोसाइट्स को देते हैं। मतलब धमनी और शिराएं और स्रोतस, ये क्या है कि अपना काम आसानी से करते रहें, इसके लिए एक सप्लीमेंट्री कैनाल है, वो है लिम्फेटिक कैनाल, और उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्रेन से, क्योंकि उसमें वो लिम्फोसाइट्स और जो ल्यूकोसाइट्स रहते हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि उसको सप्लीमेंट करते हैं कि नाउ वी आर इन डेंजर, है ना, तो उसको वहीं रोक दो। ये सर्कुलेशन चलते चलते रुक कैसे जाता है? ट्रैफिक, अब कोई खतरा है तो मोड़ना पड़ता है ट्रैफिक को, करते हैं ना। तो लसिका क्या है? ये लसिका वात से कहीं नहीं मिलता है। वो 10 गुण जो कफ के हैं, वो पूरे के पूरे कफ के गुण हैं, वो सारे के सारे पित्त के वर्ण हैं, लेकिन वात से कोई चीज़ नहीं मिलती है इसमें। लसिका भी, वसा भी, मज्जा भी, ओज भी, वात से नहीं मिलता है कोई भी चीज़, है ना। तो ये वातिक प्रमेय इनको क्यों बताया? इसलिए बताया कि ये विकार विघात कर भाव है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम वात से ही है। तेनैव रोगा जायन्ते सर्वा वात क्रिया, सर्वा ही चेष्टा वातेना। सारे शरीर का जो एक्टिव जो पायलट है वो वात है, इस शरीर को चलाने वाला, इसलिए वात कलाकली अध्याय लिखा, फिर वातव्याधि चिकित्सा लिखी, फिर वात के ही सबसे ज़्यादा रोग लिखे। तो वात ही सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए वात को गार्ड करने के लिए ये विकार विघात कर भाव है, समझे ना आप। इस वात के अगेंस्ट है ये सब। लसिका द्रव है, वसा जो है वो चिकनाई है, और मज्जा जो है उसमें और भी ज़्यादा चिकनाई है, और ओज तो क्या है कि वात के बिल्कुल विपरीत है। ओजस सोमात्मकम स्निग्धम बहलम मधुरम पिच्छिलम। तो ये तो वात के अगेंस्ट है सारे के सारे। इसलिए अगेंस्ट हैं कि वात आप करो, देखिए रोग उत्पन्न करो, हम साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि ये विकार विघात कर भाव है जो इस श्लोक में, ये श्लोक, ये जो बात है, ये केवल प्रमेय में कही गई है, लेकिन अप्लाई तो सब जगह होती है। ये विकार विघात कर भाव सब जगह अप्लाई होते हैं, लेकिन प्रमेय में विशेष रूप से होते हैं, इसलिए प्रमेय में कहे गए। और यही 4 भाव हैं जो इस शरीर में कोई भी पैथोलॉजी इनके डिफीट होने के बाद में बनती है। जब लिम्फोसाइट्स फेल हो गए, लसिका फेल हो गई, लसिका क्या करती है कि सेल को प्रोटेक्ट करती है, वसा क्या है कि ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, मज्जा क्या है कि वो नर्व को प्रोटेक्ट करती है, और ओज क्या है कि वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तत्परस्य ओजस स्थानम तत्र चैतन्य संग्रह, है ना। हृदय में है ओज का स्थान, मतलब अल्टीमेट जो लाइफ है वो हार्ट से आती है। इसलिए वो जो कमांडर इन चीफ है, जो राष्ट्रपति है, उसकी आप देखो कितनी क्या नाम से वो होती है, क्या क्या बोलते हो, सिक्योरिटी उसकी सबसे ज़्यादा होती है ना, है 50 गाड़ियाँ आगे 50 पीछे। तो वो राष्ट्रपति ये है, ओज है ना। प्रधानमंत्री मज्जा है, ठीक है ना, और उसके बाद में बाकी के मंत्री हैं, ठीक है ना, और इन सब का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम है बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज्म है ये बॉडी का। और इस डिफेंस मैकेनिज्म के फेल होने के बाद, अब एक बात बताइए कि ये 4 लीटर 5 लीटर पानी आता कहाँ से है? हस्ती में बोलता है इसको, हस्ती में। आदमी हाथी की तरह से कैसे पेशाब कर सकता है? आदमी के ब्लडर में और हाथी के शरीर में और आदमी के शरीर में तो बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन वो हस्ती की तरह से कैसे पेशाब करता है? इसलिए कि वो, और ये बात लिखिए शारीरिक स्थान में, कि वो 10 अंजलि उदकश्य 10 लसिकाया, लसिका भी वही है। तो वो जो लसिका भी उसमें आ रही है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ गई है, डबल हो गई है ना। 2000 ml जो है वो पेशाब आ रहा है, 2000 ml लसिका भी आ रही है, इसीलिए तो प्रभूत हो गया वो,
प्रभूत कहाँ से हुआ कि वो लसिका भी बाहर निकल रही है। तो इतनी मात्रा कैसे आई? शरीर का पानी पूरा निकल गया क्या? शरीर में 4-5 लीटर तो ब्लड ही होता है, हैं? और 4-5 लीटर वो रोज पेशाब कर देता है, रोज ब्लड बन जाता है क्या 4-5 लीटर? तो फिर कहाँ से आती है? वो लसिका निकल रही है। फिर वो आविलता कैसे आती है कि वो वसा आ रही है उसकी। आप देखते हो प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन आ रहा है, ग्लोबुलिन आ रहा है, एल्ब्यूमिन आ रहा है, तो वो वसा है, वो निकल रही है, ठीक है ना। और ये नर्व कैसे फेल हो रही है, ये सारा सिस्टम कैसे गड़बड़ हो गया है कि नर्व का जो इंसुलेशन है वो ब्रेन मेरो से होता है, वो टारगेट से निकलती है और ओरिजिन तक जाती है, अंगूठे के लास्ट पार्ट तक वो ब्रेन नर्व जा रही है और उसका मैसेज यहाँ से आया है। अंगूठे में मैसेज थोड़ी आया कोई, तो यहाँ से मैसेज वहाँ तक जाए तो इसके लिए उसको एक इंसुलेटेड आइसोलेटेड नर्व जाती है। वो किससे इंसुलेट होती है? वो मज्जा से होती है। अगर वो इंसुलेशन हट जाए, जैसे ये बिजली का तार वहाँ से आया, कहाँ से? उस खंबे से आया, फिर घर में आया, फिर यहाँ पर आया, तो अगर ये इंसुलेटेड है तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, और इंसुलेशन हट जाए तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो जो इंसुलेशन है वो ही क्या है कि प्रॉपर, अब ये स्विच ऑन करेंगे तो यही लाइट जलेगी, वो स्विच ऑन करेंगे तो वो लाइट जलेगी, ये स्विच ऑन करने से वो लाइट क्यों जलेगी? तो ये ब्रेन में क्या है कि अलग अलग एमसीबी क्या बोलते हैं उसको, वो है कि कहाँ से मैसेज आना है, उसके लिए निश्चित है कि वहाँ का एक्टिव नर्व एक्टिव होगी। अंगुली उठानी है ये वाली, ये कैसे उठेगी? तो इसलिए ये जो मैसेज है ये कैसे जाता है? उस नर्व के थ्रू जाता है, तो वो मज्जा है। और ओज वो तो चीफ कमांडर है इसका पूरे शरीर का, ये तो हमने बताया था। तो प्रमेह क्या है, अब आपको समझ में आया मधुमेह क्या है? तो ये है मधुमेह, और इस क्रम से होता है। पहले उसका लिम्फेटिक फेल्योर होता है, लिम्फेटिक सिस्टम फेल्योर होता है, फिर ऑर्गन के बीच में जो फैट पैड्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं, अब ऑर्गन में फ्रिक्शन होता है, अब तो हार्ट पल्पिटेशन करने लग गया, लीवर जो है वो छाती तक आ गया, किडनी जो है वो श्रिंक हो गई या फिर बढ़ गई। तो ये क्या है? ये वसा के कारण से। फैटी लीवर आप जानते हैं ना, और फैटी लीवर के बाद में डायबिटीज। तो वो फैट कहाँ से आया यार? वो वसा है, वो जानते हैं ना आप। और ये सब क्यों हो गया? चलते चलते हमारी अंगुली काम क्यों नहीं कर रही है? हम सोच तो रहे अंगुली दिखाना, है ना, लेकिन काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? कि वो नर्व काम नहीं कर रही है। तो ये सारे के सारे सिस्टम, अब वो कर्पादा सुप्तता चांगेशो, ये सब क्यों हो रहा है ना। दंतादि नाम मलाड्यत्वम प्रागरूपम पाणिपादेयो दाह चिक्कणता देह, ये सब क्या है? ये फैट निकल रहा है, लसिका निकल रही है, ये वो मज्जा निकल रही है, और निकल रहा है। तो ये जो सिस्टम है इसको इतना मतलब बारीकी से समझो, तब जाकर के ट्रीटमेंट होगा इसका, ऐसे नहीं होगा। अब आपको किसका ट्रीटमेंट करना है? उस डिफेंस मैकेनिज्म का ट्रीटमेंट करना। प्रमेय में उस डिफेंस मैकेनिज्म का ट्रीटमेंट करना है। आपको लिम्फेटिक चैनल को इंटैक्ट करना है, रखना है, फैट को इंटैक्ट रखना है। और ये पहले ऐसा ही होता था। पहले क्या है कि एकदम से वो इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मानते थे, फिर एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर मानने लगे, फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मानने लगे, है ना। और अब क्या है कि इसको समझ गया कि ये तो इडियोपैथिक है, पता ही नहीं चल रहा है किस कारण से। तो पता कैसे चलेगा? इडियोपैथिक कोई भी चीज़ हो जाएगी। तो ये सारे ही कारण हैं उसमें। उसमें मेटाबॉलिज्म भी, फैट मेटाबॉलिज्म भी कारण है, उसमें ऑटो इम्यून सिस्टम जो ओज और लसिका, ये सब ऑटो इम्यून सिस्टम ही तो है।
और ये क्लोम या अग्न्यास है, ये एंडोक्राइन ही तो है ना। ये एंडोक्राइनोलॉजी भी है इसमें। ऑटो इम्यून सिस्टम भी डिप्रेस हो गया है और ये भी हो गया, मेटाबॉलिक सिस्टम भी गड़बड़ हो गया है ना। तो ये सारे सिस्टम है इसमें। तो ये तो हुई निदान तक की बात। तो निदान को इस ढंग से पढ़ना पड़ेगा बेटा। समझ गए क्या तुम लोग आज बात? प्रमेय के बारे में समझ गए क्या? पक्का? लसिका का सोर्स क्या है बनने का? बनती कैसे है? संदर्भ कहाँ है लसिका? हाँ, बिल्कुल सही बात। उदक वह स्रोतस में हम पीते तो पानी है ना, लेकिन शरीर में पानी नाम की कोई चीज़ कहीं भी नहीं रहती है। खाते तो हम रोटी हैं, लेकिन शरीर में ढूंढो तो रोटी नहीं मिलती है ना, नहीं मिलती है ना, क्योंकि ये एक लिविंग मैकेनिज्म है। इसमें कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो उसका जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो पानी का भी हो जाएगा। तो पानी जो है वो क्लेद में, लसिका में, वसा में, जितने भी डिस्चार्ज हैं उसमें, मूत्र में, इन सब में कन्वर्ट हो जाएगा। पित्त का जो पानी है वो भी, है ना। श्लेष्मा में जो पानी है वो भी बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष है। तो ये क्या है कि जब ये कहते हैं कि बहुद्रव श्लेष्मा, बहुद्रव श्लेष्मा मतलब वो लसिका जो है वो उस श्लेष्मा की उपधातु है या रस की उपधातु है, ठीक है ना। और उसका काम क्या है, देखो 25वां शारीर स्थान का 6ठा अध्याय निकालो। ये क्या है, कहता है कि यत्तु त्वगंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम, वही उदक है, वही रस है, लेकिन वो लसिका के रूप में कन्वर्ट कब होगा कि जब क्या है कि उसमें कोई ट्रॉमा होगा, उसमें कोई फिसर होगा, उसमें कोई इन्फेक्शन आएगा, तब होगा, ठीक है ना। व्रणगतम, त्वगंतरे व्रणगतम, तब वो लसिका शब्द है ना उच्यते, उसी का नाम लसिका हो जाएगा। और ये जो लसिका शब्द है उसमें आपने मॉडर्न में कभी इम्यूनोलॉजी पढ़ी है क्या? मॉडर्न की इम्यूनोलॉजी में एक वर्ड आता है एग्लूटिनेशन। कोई बैक्टीरिया फ्लो कर रहा है, पूरे शरीर में फैल जाएगा, वो तो ब्लड 1 मिनट में 64 बार दौरा करता है, 70 बार दौरा करता है, तो वो तो पूरे शरीर में 1 मिनट में 70 बार फैल जाएगा। अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है ब्लड में फ्लो में, तो वो तो 1 मिनट में 70 बार फैल सकता है। तो उसको रोकता कौन है कि वो लसलसापन जो है ना, उसकी पिच्छिलता, आविलता, वो रोकती है उसको। उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। ग्लू, ग्लू किसको कहते हैं? गोंद को, है ना, गोंद को कहते हैं ग्लू, कहते हैं ना, आप लोग ग्लू तो जानते ही हैं। तो वो एक ग्लूइश स्ट्रक्चर बनाने वाली चीज़ है वो लसिका, कि इसको यहाँ रोक लो। क्यों? कि वो ग्लू में वो गति नहीं कर सकता बैक्टीरिया, है ना। पानी तो बह सकता है, गोंद बह सकता है क्या? गोंद वाला पानी। तो लसिका का मतलब लस लसा कोई पदार्थ, ठीक है ना, वो पानी ही बनता है। वो उदक जो है वो ही लसिका में कन्वर्ट होता है। और आपने देखा होगा सप्लीमेंट्री, आप अपने उस पर देखना एनाटॉमी में कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्या है, वो सप्लीमेंट्री है, उसके साथ साथ चल रहा है। जैसे ही शरीर में आपने तो दौड़ लगाना शुरू कर दिया, 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, पानी पिया नहीं तो कमी हो गई, तो वो लसिका उसको पूर्ति करती है, ठीक है ना। जब आपने क्या है कि निर्जला ग्यारस एक आती है हमारे राजस्थान में, इतनी भयानक तो गर्मी पड़ती है, और जून में वो आती है निर्जला ग्यारस, उस दिन लोग बाग पानी नहीं पीते। या फिर कोई सफ़र में जा रहा है, उसको पानी नहीं मिला, फिर वो लसिका से पूर्ति होती है उसकी। या फिर शरीर में कोई व्रण हो जाए, है ना, तो लसिका। व्रण का मतलब कोई भी, अब व्रण का एक नाम तुमने वुंड से ले लिया, लेकिन सुश्रुत का 21वां चैप्टर देखना, जिसमें संचय, प्रकोप, प्रसर लिखे हुए हैं, उसमें व्रण का क्या मतलब है, ठीक है ना।
व्रण का मतलब यह है कि उस शरीर को कोई बाधा पहुंचाने वाला कोई तत्व बन गया तो वो लसिका में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। ये व्रण प्रश्नाध्याय है जिसमें ये संचय प्रकोप प्रसर लिखे हुए, और सुश्रुत ने वहां व्रण की परिभाषा ही अलग लिखी है। व्रण प्रश्नम अध्याय 21वां अध्याय। व्रण शब्देन उच्यते वातादया व्रण कारणत्वात् तेन वातादि विषय प्रश्नो यन् निमित्तम उक्तम अन्ये तो व्रणम आश्रित्य प्रश्नो व्रण प्रश्न। ठीक है ना। व्रण शब्द से यहाँ वातादि जो पैथोलॉजिकल है वो व्रण है। वो सारे के सारे फॉरेन मटेरियल हो गए। वात नहीं है दोस्त, वात जो प्राकृत वात है वो पैथोलॉजिकल नहीं है, लेकिन अगर वो पैथोलॉजिकल है तो वो व्रण है। ठीक है ना। वो संचय प्रकोप प्रसर हो गया है तो वो व्रण है। तो इसलिए इस शरीर में जो फिजियोलॉजिकल है वही पैथोलॉजिकल बन सकता है कभी भी। ठीक है ना। और अगर पैथोलॉजिकल बनता है तो ये लसिका एक्टिव हो जाती है, वो उसको विक्षेप, उचित विक्षेप नहीं करने देती है, वो उसका फ्लो नहीं करने देगी। ठीक है ना। कौन रोकेगा उसको? प्रेशर है, स्रोतस है, खाली है, चल रहा है, चलता जाएगा। तो ये जो लसिका शब्द है, और इसी की तरह से लिखा है, देखो आप, मज्जा। मज्जा को क्या कहते हैं? शिरोगत स्नेह। मज्जा के लिए कोई बोन मेरो की बात नहीं लिखा है, बोन मेरो नहीं है, शिरोगत स्नेह यहाँ टीका में। मस्तिष्क शिरोगत स्नेह। मस्तिष्क एको मज्जाया मस्तिष्क अर्धांजलि, है ना। तो मस्तिष्क किसको कहते हैं? मस्तिष्क, उसकी अर्धांजलि प्रमाण बताया। तो वो शिरोगत स्नेह है, वो ब्रेन मेरो है। वो क्या है कि वो आधे अंजलि में वो पूरे शरीर को लपेट करके रखता है। इसमें ये तार के ऊपर इंसुलेशन में कितनी, एक पतला सा आप टेप लगाते हैं, है ना, क्या काला नीला टेप आता है ना, टेप लगाते हैं और वो तार सुरक्षित है, लगाते हैं ना, तो वो टेपिंग है। वो क्या है? किसकी? शिरोगत स्नेह की। तो इन सब का लॉस होता है भाई। और वसा मांस स्नेह। वसा क्या है कि सारे ऑर्गन जो है वो मस्कुलर है बॉडी में, हैं, सारे के सारे ऑर्गन, और उनके चारों तरफ क्या है कि एक चिकनाई है, एक लेयर है, वो वसा है। क्यों? कि वो स्नेह के कारण से उसमें स्मूथ फंक्शनिंग हो सकती है। ठीक है ना। वसा मांस स्नेह है लिखा है इसमें। तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम लोगों को, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी भी क्या है कि पॉल्यूटेड है यार। लेकिन बात तो यही है, इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना जल्दी विद्वान बन जाओगे। तो निदान में ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम छोड़ देते हैं। हविष्प्राश से हमें बिल्कुल कन्विंस नहीं है कि हविष्प्राश से कभी हो सकता है क्या, लेकिन आजकल जो हविष्प्राश है वो क्या है उससे आप कन्विंस हो जाएंगे। आप तथाविध शरीर से कन्विंस इसमें नहीं हो सकते, लेकिन आजकल जो एक्वेंटेंस है कि किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, कोई तो चीनी बहुत भरपूर खा रहा है नहीं हो रहा है ना, किसी को हो रहा है, तो वो तथाविध शरीर में हो रहा है ना। कोई एक स्पेशल जो है वो उसकी एक्वेंटेंस है इसलिए नहीं हो रहा है, जिसको नहीं है उसको हो रहा है। ठीक है। फिर प्रागतिक भूय, फिर क्लेद, फिर अग्नि की अग्नि। ये 3 श्लोक और लिखे हैं आग भूताग्नियों के लिए, ग्रहणी अध्याय। कौन से हैं वो श्लोक? 10, 11, 12 हैं सब, या 12, 13, 14 है। ये 1, 2 और ये तीसरा है ना। ये 3 श्लोक हैं, केवल 3 श्लोक में पूरी भूताग्नियाँ घुसा दी। ये क्या है? आकाश अग्नि जो है वो पिट्यूटरी है, जो आपको लेंथ और हाइट देती है, और त्वचा पूरी की पूरी जो है वो वायव्य अग्नि है, जो आपका सेंसेशन लाती है। आपका रोम भी खड़ा होता है ना तो आपका हॉरिपुलेशन उससे सेंसेशन हो जाता है।
है ना। ये सबसे बड़ा एंडोक्राइन ये है, त्वचा है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ये है। इससे आप अभ्यंग करते हैं, स्वेदन करते हैं, बहुत सारे लेप करते हैं, उद्वर्तन करते हैं और बैड टच और गुड टच को समझते हैं। तो त्वचा से बड़ा तो कोई एंडोक्राइन है ही नहीं, ठीक है ना। ये वायव्य अग्नि का स्थान है, ठीक है ना। और ये जो क्लोम और ये जो तालु है, ये आग्नेय अग्नि का स्थान है। यहाँ पर क्या है कि आपको मालूम पड़ेगा कि शरीर में हीट ज़्यादा हो गई। गर्मी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पानी पीते हैं, गर्मी नहीं है तो पानी नहीं पीते हैं। तो ये किसको मालूम पड़ता है? तालु को मालूम पड़ता है, ठीक है ना। और गर्मी ज़्यादा है, ये क्लोम को मालूम नहीं पड़ता। और इस सब को पचाता कौन है? वो अग्न्या से। इस पानी को बैलेंस कौन करता है? वो अग्न्या से। इसी तरह से जो एड्रेनलिन है वो आपके क्या है कि द्रव को रेगुलेट करती है। शोकातिसार, भयातिसार, शोकज, ब्लीडिंग भी है ना, होती है ना। जैसे ही कोई चीज़ का डर हुआ वैसे ही क्या है कि फ्लूइड्स निकलने शुरू हो गई। फ्लूइड्स, ये जलीय अग्नि है, ठीक है ना। और जितना भी कॉलन सिस्टम है, जितने भी बोन सिस्टम है, जितने भी सॉलिड सिस्टम है, वो सारे के सारे जो है वो पार्थिव अग्नि, जो किसी चीज़ को सॉलिड बनाती है, बहने से रोकती है और उसको अलग करके आइसोलेट करके रखती है और उसको एलिमिनेट करती है। तो वो स्वेद में भी कुछ पार्थिव द्रव्य निकलते हैं, कुछ पुरीस से, ज़्यादातर पुरीस से। अब पुरीस में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ये सारी की सारी पार्थिव अग्नि का स्थान और बॉडी का यही सिस्टम है। तो यही बात बताइए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की अपनी अग्नि है, इंद्रियों का पोषण इससे होता है। रोटी गोल क्यों बनती है? चौकोर होने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आँखों को अच्छी नहीं लगती। गंध अच्छी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि नाक को अच्छी नहीं लगती वो, है ना। टेस्ट अच्छा क्यों होना चाहिए? क्योंकि टेस्ट आपने, और सबका अलग अलग है। ये और है, कोई कहता है मुझे भिंडी अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे बैंगन अच्छा लगता है, कोई कहता है मुझे आलू अच्छा लगता है। तो वो रसाग्नि सबकी अलग अलग है। कोई कहता है मैं तो मीट ही खाऊंगा, कोई कहता है मीट से उल्टी आती है। तो ये सब क्या है? ये रसाग्नि है, सबकी अलग अलग है। कोई क्या है कि सूखी सब्जी खाता है, कोई रस वाली सब्जी खाता है ना। किसी को सूखी सब्जी निगलने में ही नहीं आती है, हैं? तो वो आप्यग्नि की बात है। आप एक बार किसी डर की अवस्था में मुंह में कुछ रखो, वो नीचे ही नहीं जाएगा, निगला ही नहीं जाएगा, है ना। एड्रेनलिन होगी तो वो बाहर निकलने का रास्ता खुल गया है, लेकिन अंदर जाने का रास्ता बंद हो गया। वो कई दिन तक भय में है तो कई दिन तक रोटी नहीं खा सकता, ठीक है ना। शोक में है तो नहीं खा सकता, ठीक है ना। तो ये सारी जो कॉन्सिक्वेंस है, ये सब हार्मोन्स, इसके बारे में ही बताया है, केवल 3 श्लोक में बताया है, ठीक है। चलो, थैंक यू।